गांव। उन्होंने हर मुमकिन तरीके से मुझे यह आइडिया देने की कोशिश की कि मैं किसी रॉयल फैमिली से हूं। मेरी नानी के गांव में मैं लगातार या तो झील में रहता था या नदी में। नदी थोड़ी ज्यादा दूर थी, शायद 2 मील, इसीलिए मुझे ज्यादातर झील चुननी पड़ती थी। लेकिन कभी कभी मैं नदी पर चला जाता था, क्योंकि नदी और झील की क्वालिटी बिल्कुल अलग होती है। एक झील एक तरह से मरी हुई, बंद, बहती हुई नहीं, कहीं जाती हुई नहीं, स्टैटिक होती है। मौत का यही मतलब है, यह डायनामिक नहीं है। नदी हमेशा चलती रहती है, किसी अनजान गोल की ओर भागती हुई। शायद उसे बिल्कुल भी पता न हो कि वह गोल क्या है, लेकिन वह पहुंच जाती है। जानते हुए या अनजाने में वह गोल तक पहुंच जाती है। झील कभी हिलती नहीं है, वह वहीं रहती है जहां है, सोई हुई, बस मरती हुई, हर दिन मरती हुई। कोई फिर से जिंदा नहीं होता। लेकिन नदी, चाहे कितनी भी छोटी हो, समुद्र जितनी ही बड़ी होती है, क्योंकि देर सबेर वह समुद्र बनने ही वाली है। मुझे हमेशा बहाव का एहसास पसंद रहा है। बस बहते रहना, वह बहाव, वह लगातार हलचल, जीवंतता। इसलिए भले ही नदी 2 मील दूर थी, मैं कभी कभी सिर्फ उसका स्वाद लेने के लिए चला जाता था। मैं झील में तैरता था। जाहिर है, मेरे दादाजी डरते थे। उन्होंने एक नाव में एक अजनबी आदमी को मेरी रखवाली के लिए रखा था। उस पुराने गांव में आप सोच भी नहीं सकते कि नाव का क्या मतलब होता है। इसे डोंगी कहते हैं। यह पेड़ का खोखला तना होता है। यह कोई आम नाव नहीं है। यह गोल होती है, और यही खतरा है। जब तक आप एक्सपर्ट न हो, आप इसे नहीं चला सकते। यह किसी भी पल लुढ़क सकती है। जरा सा असंतुलन और आप हमेशा के लिए चले गए। यह बहुत खतरनाक है। मैंने डोंगी चलाकर बैलेंस सीखा। इससे ज्यादा मददगार कुछ नहीं हो सकता। मैंने बीच का रास्ता सीखा, क्योंकि आपको बिल्कुल बीच में रहना होता है। इस रास्ते पर, और आप चले गए उस तरफ, और तुम चले गए। तुम सांस भी नहीं ले सकते, और तुम्हें बिल्कुल चुप रहना होगा, तभी तुम डोंगी चला सकते हो। उन शुरुआती सालों में जब मैं अपने दादाजी के साथ रहता था, तो मुझे सजा से पूरी तरह बचाया जाता था। उन्होंने कभी नहीं कहा, यह करो या वह मत करो। इसके उलट उन्होंने अपने सबसे आज्ञाकारी नौकर भूरा को मेरी सेवा में, मेरी सुरक्षा के लिए लगा दिया। भूरा अपने साथ एक बहुत पुरानी बंदूक रखता था। वह कुछ दूरी से मेरा पीछा करता था, लेकिन गांव वालों को डराने के लिए इतना ही काफी था। इतना ही काफी था कि मैं जो चाहता था वो कर सकता था। कोई भी सोच सकता है, जैसे भैंस पर उल्टा बैठना और भूरा का पीछे चलना। खासकर मेरे गांव में और पूरे भारत में कोई भी भैंस पर नहीं चढ़ता। चीनी लोग अजीब लोग हैं, और यह आदमी लाओ तजू सबसे अजीब था। लेकिन भगवान ही जानता है, और सिर्फ भगवान ही जानता है कि मुझे यह आइडिया कैसे आया। भले ही मुझे नहीं पता कि बाजार में भैंस पर उल्टा बैठना, मुझे लगता है ऐसा इसलिए था क्योंकि मुझे हमेशा कुछ भी अजीब पसंद था। वो शुरुआती साल, अगर वे मुझे दोबारा मिल पाते तो मैं दोबारा जन्म लेने के लिए तैयार होता। लेकिन आप जानते हैं, और मैं जानता हूं, कुछ भी दोहराया नहीं जा सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मैं दोबारा जन्म लेने के लिए तैयार हो जाऊंगा, वरना कौन चाहेगा, भले ही वे दिन खूबसूरती से भरे हों। मैं बहुत शरारती था। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। यह मेरा पोषण है। मैं उस बूढ़े आदमी, अपने दादाजी को और मेरी शरारतों से उन्हें हुई परेशानी को समझ सकता हूं। वह पूरा दिन अपनी गद्दी पर बैठे रहते थे, जैसा कि भारत में एक अमीर आदमी की गद्दी को कहा जाता है। अपने ग्राहकों की कम और शिकायत करने वालों की ज्यादा सुनते थे।